और शायद आप लोगों को आधे लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन है फर्स्ट स्पीकर। आई वुड लाइक टू वेलकम आवर फर्स्ट स्पीकर। शी इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। वो 37 ईयर्स से यूएई में काम कर रहे हैं और पहला 17 ईयर्स से डीएक्सन से जुड़ा हुआ है और शी इज हैविंग एन एमबीबीएस डिग्री एंड एमसीपीएस इन फैमिली मेडिसिन and MCPS in gynecology, MSc in assisted reproductive technology from Spain, PG in art from UK, training in embryology from Australia, 42 years of medical practice and 28 years of medical practice in IVF consultant, and she is currently working as IVF specialist in Conceive Clinic, and she has recognized as the Wonder Woman of Pakistan by the government of Pakistan. Ladies and gentlemen, put your hands together and let us welcome Dr. Asma Munir. Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Good morning. That's my family. Thank you very much for such kind words, Ajmal. मैं इस काबिल तो नहीं, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, लेकिन तुम थोड़ा करेक्शन चाहिए. Anyways, Jazakallah, but I think he did the best job. I think this is the first time he is introducing the speakers, so please इसको welcome करो. We have got now another gem coming. Sebastian ने शेबी को बनाया, शेबी ने अब उसको खड़ा कर दिया. ये चेन तो चलती रहेगी. आपको पता है जेम्स की चेन है, तस्बीह बनती है ना, तस्बीह के दाने हैं ये, और तस्बीह का इमाम जो है ना डॉक्टर लिम है. पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर लिम. और इस दुआ के साथ क्या बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. और अल्लाह करे कि आज जो कुछ हम सीखें, सिखाएं, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें. बहुत मुश्किल है खुश होना आज के ज़माने में. सुकून, खुशी, प्यार रहा ही नहीं. सिर्फ 2 + 2 काम करो, उठो, मर जाओ, इसी से निकलना है. तो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया या मुझे दिया गया, मैं उससे बहुत खुश हूँ. उसकी वजह यह है कि पहले तो नो डीएक्सन, तो नो डीएक्सन तो NO डीएक्सन भी हो सकता था. आप समझे? KNO नो तो कनो डीएक्सन है, लेकिन नो डीएक्सन, नो लाइफ विदाउट नो डीएक्सन. So you have to know that if you have a decent expectancy of a graceful life, you should KNOW, no DXN. Otherwise, no DXN, no life. For me, especially, अगर आप माने या ना माने, वक्त बता देगा. ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदगी की वक्त को आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसकी क्वालिटी को आप अच्छा कर सकते हो. अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन सकते हो. और जब आप में से हर फर्द एक मिसाल बनेगा तो आप सोचिए दुनिया कितनी खूबसूरत होगी. तो उसी के सिलसिले से चलिए अब आगे चलते हैं. वक्त मेरे पास कम है. इन लोगों ने मुझे कहा आधे घंटा, और मैंने फ़ायदा उठाया कि शायद मैं आगे पीछे से खींच लूँगी. लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ एंड डीएक्सन. लाइफस्टाइल बेस्ड, जैसा कि 3 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, लाइफ, स्टाइल और बेस्ड. लाइफ, मैंने कहा ज़िंदगी, दुनिया में जो भी चीज़ आई है वो अगर ज़िंदा है तो चलेगी, ज़िंदा नहीं है तो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर जिस दिन हमने लाइफ को स्टाइल गलत दे दिया तो वो लाइफ अपनी फितरी शक्ल खो बैठती है, यानी अपनी नेचुरल ग्रोथ्स को, अपनी नेचुरल एक्सपोजर्स को खो बैठती है. तो आज की दुनिया में सिर्फ स्टाइल रह गया और लाइफ ख़त्म हो गई. तो इस लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो गई, उनको हम कैसे तोड़ सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे. और हमारे इस प्लेटफॉर्म का हमारी उन लाइफस्टाइल की ख़राबियों से किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं. तो प्लीज़ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये हम सब का लाइफस्टाइल है. हम आजकल इसी में फंसे हुए हैं. हम उठते गलत, सोते गलत, खाते गलत, बोलते गलत, चलते गलत,
और समझते गलत, समझाते गलत। इसी को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो वजूहात क्या हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो क्या क्या ऐसी बुनियादी मसले हैं जो लाइफस्टाइल पे बेस करते हैं। एक तो ये पहले हम बताऊंगी मैं आपको कि लाइफस्टाइल खुद क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन है, किस तरह उससे बचा जा सकता है और कौन से ऐसे लाइफस्टाइल हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, क्या उसके असरात होते हैं आपके जिस्म के ऊपर, और दूसरे ये आपके सिस्टम्स के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं। यानी हर सिस्टम पे आपकी हर हरकत का असर है। आप अगर एक गलत बात सोचते हैं ना, आपका पूरा जिस्म मुतासिर होता है, और जब आपका पूरा जिस्म मुतासिर होता है तो आपका माहौल मुतासिर होता है। आपका माहौल मुतासिर होता है तो आपकी वो जो एक एनवायरनमेंट है, उस सिलसिले से जो गलत प्रोपेगेंडा होता है वो मुतासिर होता है, और फिर एक गलत इंसान की शख्सियत ही चेंज हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। कोई भी इंसान या बहुत सारे इंसान उनकी ज़िंदगी के सुलझाव के लिए, उनकी ज़िंदगी में जो भी वो हरकत करते हैं या उनसे जो हरकत होती है उसके ऊपर उनकी जो सोच है, उनके जो विचार आप जिसको कहते हैं, या जो उनकी समझ है, वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और जब उस हिसाब से ज़िंदगी को जीते हैं तो उसमें उनके कुछ गलत फैसले भी होते हैं और गलत तरीके ज़िंदगी भी सामने आता है, और यही सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर वो गलतियाँ दोहराते चले जाते हैं। अब हैबिट, जब वो एक गलती को गलती नहीं समझते तो फिर वो आदत बन जाती है, और जब वो आदत बन जाती है तो फिर वो शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, और जब वो शख्सियत का हिस्सा बन जाती है तो आप उसे गलत समझते ही नहीं हैं, वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है और आपकी बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनसे हम बच के अपने इन डैमेजेस को, अपने इन ख़तरात को अपने सर से हटा सकते हैं, तो दो बड़े बड़े पिलर्स हैं। एक वो जिनसे बचा जा सकता है, एक वो जिनसे हम बच ही नहीं सकते। हम कुछ भी कर लें, हम उनसे पीछे नहीं हट सकते। जिनसे बच सकते हैं उनमें हमारी अपनी हरकत, अपनी मूवमेंट्स, हमारी ग़िज़ा, हमारी बॉडी का वज़न, हमारी बॉडी के रिएक्शन, और हमारा एक्सपोजर या हमारा उठना, बैठना, सोना, ये सब हमारी वो चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और इनको चेंज करके हम उन बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह एडिक्शंस, इंसान जो है ना बुनियादी तौर पर सहल पसंद है। सहल पसंद मीन्स आसानी चाहता है ना, कि अब हमें किसी चीज़ में सहूलत नज़र आती है हम वो काम करते हैं, जहाँ हमें मुशक्क़त नज़र आती है हम उससे पीछे हट जाते हैं। तो जब सहूलत पसंदी की आदत हो जाए तो फिर उससे एक कैस्केड ऑफ चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं। हर चीज़ रिमोट कंट्रोल, टीवी बंद करना है तो रिमोट, गेट खोलना है तो रिमोट, हर चीज़ रिमोट, गाड़ी तक आप खोलेंगे तो अब आप रिमोट कंट्रोल। तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती चलेगी, और इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट से बॉडी के जो फिज़िकल एक्टिविटी के अच्छे असरात आपके जिस्म पर थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए। पैदल चलने ने साइकिल की जगह ली, साइकिल ने गाड़ी की जगह ली, गाड़ी ने ट्रेन जहाज़ की जगह ली, और अब हम सिर्फ दरवाजे से गाड़ी में बैठते हैं और जहाँ पहुँचना है वहाँ ही उतरते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि गेट टू गेट ही गाड़ी, गर्मी हो कोई भी वजह हो, गेट टू गेट ही हमें ट्रांसपोर्ट मिल जाए। क्यों? ये हमारी सहूलत पसंदी है। पसीना नहीं आना चाहिए, हालांकि पसीना आना ज़िंदगी की निशानी है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता वो मुस्तकिल बीमार होते हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आती। अब आइए उन चीज़ों की तरफ जिनको हम अपने टेंशन्स की निजात का ज़रिया समझते हैं। जब हमारी परेशानियाँ हमारे कंट्रोल से या हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तो हम झूठे सहारे लेते हैं, बजाय इसके कि जिसकी तरफ से वो परेशानी है उससे दुआ करके उसके परेशानी का हल ढूंढा जाए। हम उसको में सरेंडर कर देते हैं, और वो सरेंडर होना एडिक्शन की तरफ ले जाता है। चाय, निकोटीन वाली कोई भी जिन्स, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो पैचेस हो, या किसी भी मोहलिक एडिक्शन का शिकार होके अपने आप को थोड़ी देर के लिए दिमाग को सुन कर देते हैं और उस परेशानी से छुटकारा हासिल करने की छोड़ते हैं। और आज
हमारी यंगर जनरेशन का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि चुपचाप बग़ैर पेरेंट्स को बताए, बग़ैर किसी मशवरे के वो आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। और ये एडिक्शंस अवॉइडेबल हैं, और इन्हीं एडिक्शंस की वजह से जो बाद में हम मुसीबतें आती हैं अल्कोहलिज्म की या ड्रग एडिक्शंस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आप सबको पता है, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगी, तो रोज़ाना अखबार भरे पड़ें। अब वो चीज़ें जिनको हम बिल्कुल नहीं टच कर सकते, जिनको हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो क्या हम दूसरे माँ बाप ला सकते हैं? नहीं ना। अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं तो फिर चूज़ के एक बेहतरीन लड़का एक बेहतरीन लड़के की शादी करवाऊँ और फिर उसके घर पैदा हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सुपर स्कॉलर, अम्मा जो हो ब्यूटीफुल तरीन पावर लेडी हो, और उन दोनों की शादी कर जाए और बाद में फिर मैं कहूँ अब तो मैं इस घर में पैदा होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यू कैन नॉट चेंज दैट। एज, 1 सेकंड में आप 1 सेकंड ओल्ड हो जाते हो। जब पैदा हुए तो आपको कहा गया जी दिस बेबी इज़ 1 आवर ओल्ड, जिस दिन पैदा हुए आप ओल्ड हो गए। तो कभी आपने कहा कि सलीम इज़ 16 ईयर यंग? नहीं, मैं कहती हूँ अस्मा इज़ 16 ईयर यंग, बट मैं सलीम को 16 ईयर ओल्ड ही लिखूँगी, अंग्रेज़ी में यही लिखा जाता है, सही? तो जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आप बूढ़े होना शुरू हो गए। Age cannot be reversed, but the effect of age can be neutralized. This is what I want to stress on with this topic. Gender. लोगों ने फरमाइशी तौर पे आज जेंडर चेंज करा रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं अखबारात भरे हुए हैं, और इसको फिर भी दुनिया जितना भी कुछ कर ले, ट्रांसजेंडर हो या मेल फीमेल हो, वो अपने आप में एक हकीकत है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। इसी तरह हेरिडिटी, मौरूसियत, आज की दुनिया ये कहती है कि जो भी आपको अभी हो रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं भूखा शेर आपको दिया गया था आपकी जीन्स में, और उस भूखे शेर की चेन खुलेगी उस वक्त जब आपका हाथ किसी गलत अंदाज से जाएगा और वो भूखा शेर बाहर आ जाएगा। ये वो जेनेटिक कंट्रोल है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आज नहीं तो कल, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया तो आप 40 साल के बाद किसी वक्त भी डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो आर वी रेडी फॉर इट? आर वी रेडी फॉर डायबिटीज़? माय गॉड! तो हमें उस भूखे शेर की चेन को सख्त करना होगा ना, उस चेन को DXN की चेन से चेंज करना होगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव गोट टू टेल यू इन फ्यूचर स्लाइड्स, कि अगर हम जीन्स को नहीं चेंज कर सकते, हम माँ बाप नहीं बदल सकते, हम माहौल नहीं बदल सकते, हम मौरूसियत नहीं बदल सकते, लेकिन एक्सिक्यूशन ऑफ कमांड को बदल सकते हैं, एक्सिक्यूशन ऑफ इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए अब वो प्रॉब्लम्स जो इन तमाम दोनों वजूहात की वजह से, चाहे वो अवॉइडेबल हो या नॉन अवॉइडेबल हो, उनकी वजह से जो हमारे जिस्म को ख़तरे लाहक हैं, उनमें दिल की बीमारियां, शुगर, मोटापा, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, जो खुद एक दूसरे से दोस्त हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो यकीनन स्ट्रोक उसका दोस्त है, अगर डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर उसकी कज़न है। इसी तरह एक दूसरे के साथ ये हाथ मिला के बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। और इन्हीं वजूहात की बुना पर बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियां जो कि क्रॉनिक स्टेज में डेवलप हो जाती हैं और इसी पूरे हमारी सांस के निज़ाम को ख़राब कर सकती हैं। हमारी हड्डियों का भुरभुरापन और कैंसर जैसी मूजी चीज़ जिसमें हमारे तमाम वो सेल्स जो नॉर्मल थे वो अपना रास्ता बदल लेते हैं और कैंसर सेल में चेंज हो जाते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आता, कोई इम्पोर्टेड मिसाइल नहीं है, ये आपके अपने घर का टेररिस्ट है जो आपको बर्बाद करने के लिए खड़ा हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर वो चेंजेस हम खुद लेके आते हैं। और फिर जब कुछ नहीं बन पड़ता तो दिमाग ही साथ छोड़ देता है, और फिर मेंटल डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंग्जाइटी के वो एक बड़ा कैस्केड जिसके लिए अब स्पेशलिस्ट पे स्पेशलिस्ट की सब स्पेशलिटी आ रही हैं। यहाँ तक कि ऑटिज़म के लिए भी अब स्पेशलिस्ट अलग हो गए हैं, यानी एक छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी सुपर स्पेशलिस्ट की एक तख्ती लग जाती है। लेकिन इंसान वहीं खड़ा है, इंसान के खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन देयर इज़ नो यू टर्न बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो उसके लिए आप बात करेंगे। हार्ट डिजीज़, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, हम में से हर एक के घर में कम से कम एक हार्ट पेशेंट तो है ही है। एम आई राइट और एम आई करेक्ट? हाँ, ट्रिकी, सी आई फूल्ड यू। एम आई राइट और एम आई करेक्ट? बोथ। तो कोई ना कोई हमारे घर में
या तो हार्ट का पेशेंट बनने जा रहे हैं, या हार्ट का पेशेंट बन के जा चुका है, या हार्ट का पेशेंट है, और उसकी वजूहात के ऊपर हम में से कोई भी तवज्जो नहीं देता जब तक कि हमारे सर पे बम नहीं फूटता एंजाइना का। तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे वेल्व्स को, हमारी इलेक्ट्रिकल पाथवेज ऑफ कंडक्शन ऑफ हार्ट, जो हार्ट रेट को गड़बड़ करें, या जो हमारी वो कंडीशंस जो हार्ट के मसल्स को ख़राब करें, या हमारी एंग्जाइटी जो हार्ट को हार्ट अटैक की तरफ ले जाए, कोई भी वजूहात, या हमारा क्रॉनिक कोई कार्डियक प्रॉब्लम जो कि हार्ट का साइज़ ही बड़ा कर दे, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अवॉइडेबल में आती हैं, लेकिन ये वो है जो तलवार हमारे सर पर लटक रही है इस वक्त। डायबिटीज़, लोग कहते हैं मीठा होना बहुत अच्छा है, आदमी मीठा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मीठा तो फिर जहर है। तो जब आपकी बॉडी उस शुगर को कोप अप नहीं कर पाती, और शुगर को कोप अप क्यों नहीं कर पाती भाई, कि एक हमारे रिश्तेदार हैं हमारे खून में जिनका नाम है इंसुलिन, उनका काम ये है कि वक्त पर कंट्रोल करते हैं, हमारे तमाम खलिए जो है ना उनका गेट कीपर है इंसुलिन, उसका एक काम है शुगर को कंट्रोल करना। बहुत सारे काम हैं, आप देखते हैं आजकल तो हर थर्ड पेशेंट जो मेरा होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। तो ये सोच लेना कि बस इंसुलिन तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अब मुझे इंसुलिन लगेगी, शुगर हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में एक चौकीदार अल्लाह ने दिया था और आपने उसको वक्त से पहले ज़ाय कर दिया। वो दिया था 100 साल के लिए, आपने अपने लाइफस्टाइल से, अपनी हेरिडिटरी मॉडिफिकेशन से तमाम इंसुलिन को यूज़ कर लिया या इनएक्टिव कर दिया। अगर यूज़ कर लिया तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई, और अगर यूज़ नहीं किया तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई। यानी एक मुलाजिम है जो काम नहीं कर रहा, तनख्वाह पूरी ले रहा है, ये वो इंसुलिन है जो बैठी है घर पे, कुछ काम नहीं करेगी, तो शुगर तो बढ़ती जाएगी। तो फिर वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जिससे इंसुलिन को थप्पड़ मार के खड़ा किया जाए, चलो उठो काम का वक्त हो गया, राइट। सो दिस इज़ वेयर आवर प्रोडक्ट्स विल कम, आई विल टेल यू इन फ्यू मिनट्स। अच्छा, बॉडी की कैपेसिटी जो इंसुलिन बनाने की है वो भी बॉडी की डेवलपमेंट पे, हेरिडिटरी पे और बॉडी के अपने ग़िज़ाइयत पे मबनी है। अब वज़न का बढ़ना, अब मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा वज़न के बढ़ने के नुकसानात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर मेटाबॉलिकली हार्मोन की वजह आपकी वज़न नहीं बढ़ा रही, और अगर आपकी कोई ऐसा मूजी मर्ज़ है जिसकी दवाएं आपका वज़न नहीं बढ़ा रही, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिवर्सिबल सिचुएशन। और ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हम बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपकी हाइट और आपके वेट का जो एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट है, उसका एक रेंज डॉक्टर्स ने दिया है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इसका एक छोटा सा मिसाल आपको दूंगी। आपका कद आपको पता होता है, पता है ना, सबको पता है अपना कद, उस कद को सेंटीमीटर्स में ले लीजिए, ठीक है, और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, इतना आपका वज़न होना चाहिए। एक बहुत आसान फार्मूला है ये कि एक आम आदमी को अपना वज़न को डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाइट में से 100 सेंटीमीटर्स निकाल दीजिए, उतना वज़न होना चाहिए आइडियली आपका। अगर उससे ज़्यादा है तो मुश्किल है, कम है तो मुश्किल है, ठीक है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं। प्रिवेंशन, हमारी तमाम प्रिवेंशन, यानी चॉइसेस ऑफ फूड हमारे बेहतर होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, चिकनाई से और एक्सरसाइज और लिमिटेशंस, और स्क्रीन टाइम। मैं यहाँ अपने बहन भाइयों से और अपने बच्चों से ये कहना चाहूँगी, स्क्रीन टाइम इस वक्त आपका किलर है। 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर के सामने गुजारते हैं तो 1.5 kg पर वीक आप बढ़ाते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा। यानी ये सर्टिफाइड लैंसेट की 4 आर्टिकल्स इस वक्त आ चुके हैं कि स्क्रीन टाइम अगर आपका 2 घंटे से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपने अपना वज़न बढ़ा देना है। क्यों? जिस वक्त आपके सामने टीवी चल रहा है या कंप्यूटर चल रहा है या मोबाइल पे फिल्म चल रही है तो आप खाए जा रहे हैं, देयर इज़ नो कंट्रोल। भूख खत्म हो गई मगर आपका खाना चल रहा है एंड यू आर इमोबिलाइज्ड। अब आप टीवी के सामने से उठेंगे नहीं जब तक पूरा ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाता। एम आई राइट? हाथ सूख जाएगा खाना, आप वहीं बैठे रहेंगे। तो इस हद तक इमोबिलाइजेशन कर दी है इस मीडिया ने कि हमारा ओबेसिटी का 1/3 पॉपुलेशन इस वक्त जो है वो इमोबिलिटी बिकॉज ऑफ दीज गैजेट्स है, और इसको हमें बहुत शिद्दत से इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। स्ट्रोक क्या चीज़ है? फालिज का हो जाना, यानी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर खुद हमें रास्ता बना रहे हैं कि हमारे दिमाग की रगें या तो
रिसना शुरू कर दें, खून उसमें से निकलना शुरू कर दे, या वो क्लॉट वहाँ बना के आपके दिमाग के काम को रोक दें और उसके बाद आप मोहताजी की तरफ चले जाते हैं। पैरालिसिस की कोई भी शक्ल, चाहे वो चेहरा हो, चाहे जिस्म हो, या सडन डेथ भी हो सकती है। ये तमाम ब्रेन अटैक्स, हार्ट अटैक की तरह का एक वर्ड है कि जिसको हमने CVA मेडिकल में हम लोग कहते हैं, और इसको भी बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन कैसे होगी? वेट रिड्यूस करें, एडिक्शन ख़त्म करें, एटलीस्ट कम से कम 5 सब्जियां, वेजिटेबल्स आपके इस्तेमाल में होना चाहिए। अल्कोहल को लिमिट करें, एक्सरसाइज करें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, और डायबिटीज़ का ध्यान रखें। और आंखें बंद करके कबूतर की तरह ना बैठें कि बिल्ली का खतरा टल जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने आंख बंद कर ली तो मैं फिट रहूँगी, ऐसा नहीं है। साइलेंट पॉइजनिंग चल रही है। तो उसके लिए आपको अपने आप को, मैंने कितने लोगों को कहा आप अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक किया? क्यों करें? प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर आर साइलेंट किलर्स, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकती कि आपके बीच में से कम 50 लोग आज से 5 साल के बाद या तो डायबिटिक होंगे या हाइपरटेंसिव होंगे। 100%। मैं खुदा न खास्ता बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन ये हमारा लाइफस्टाइल हमें उस तरफ लेके जा रहा है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी हमारी जो सांस की नलकियां हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं। उसकी वजूहात 5 बड़ी बड़ी वजूहात हैं। 1, एक्सरसाइज करना होना। 2, हम अपनी जो लिमिटेड स्पेस अल्लाह ने एक्स्ट्रा दी हुई है उसको इस्तेमाल नहीं करते, डीप ब्रीदिंग नहीं करते, और योगा मेडिटेशन की आदत नहीं है, वॉक करने की आदत नहीं है। उसकी वजह से हमारी जो, और फिर क्रॉनिक इन्फेक्शंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, एडिक्शंस, पोल्यूशन, हर चीज़ हमारी सांस की नालियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन में उसको ख़त्म करने की जिम्मेदार। तो इसकी वजह से अगर हम कहीं ना कहीं मौरूसी तौर पर भी उसका हमारे अंदर जीन्स मौजूद है, और कहीं ना कहीं हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं कि हमारी आदतें इतनी गलत हैं कि हम वेंटिलेशन की आदत ही नहीं है। जहाँ हमें गर्मी लगी हमने खिड़कियाँ बंद करके और AC खोल लेना है। ये तमाम चीज़ों को पीछे रखना पड़ेगा अगर हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का फाइट बैक करना है। ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र के साथ साथ कुछ हार्मोन्स की ऊंच नीच, विटामिन D की क्रॉनिक ग्लोबल डिफिशिएंसी, सनलाइट का ना सामना करना, विटामिन D के साथ साथ आपकी एजिंग प्रोसेस का फास्ट हो जाना। जब एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है तो आपकी हड्डियों का जो गूदा है वो भुरभुरा हो जाता है, जल्दी टूट सकता है। उसके अंदर जो डैमेजेस हैं, आप ये मत समझिए कि हड्डी सिर्फ आपको खड़ा करने के लिए अल्लाह ने दी है। हड्डी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपके स्टेम सेल्स हैं, वो आपका बैंक बैलेंस है। आपके रेड सेल्स वहाँ से बन के निकल रहे हैं, आपके वो शुरते वहाँ से बन के निकल रहे हैं जो आपको वो मुदाफ़ियत देते हैं। उसकी जितनी हिफाजत आप कर सकते हैं, जितनी हद तक कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। और आज भी लोग ऑस्टियोपोरोसिस का लफ्ज़ नहीं जानते सिवाय उन ख़वातीन के जो मीनोपॉज में आके और हड्डी तोड़ के हड्डी वार्ड में पड़ी होती हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि हमें अपनी बॉडी को जितना बैक टू नेचर रखना है ना, उतना ही ज़्यादा हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकेंगे। कैंसर, अब कैंसर अनकंट्रोल्ड DNA म्यूटेशन या हमारे वो शैतान सेल जो अपनी रविश छोड़ के टाइप्स चेंज कर लेते हैं और इस तरह हमारी ज़िंदगियों को धड़का शुरू हो जाता है। इसमें जेनेटिक पावर बहुत है, लेकिन मैंने कहा ना भूखा शेर चेन में है तो कुछ नहीं कर रहा। जिस दिन चेन टूटेगी वो सामने आके कैंसर की शक्ल इख्तियार करे या कोई भी बीमारी इख्तियार कर सकता है। या और केमिकल्स जो हमें हमारी एनवायरनमेंट से, हमारी इंडस्ट्री से, हमारी ऑक्यूपेशन से, हमारी क्रॉनिक इरिटेशन से, इवन पान और गुटखा, छालिया, निस्वार, तंबाकू, ये तमाम को कार्सिनोजेंस मौजूद हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुस्तकिल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जहर खोलते जा रहे हैं। डिप्रेशन, और जब कुछ बस में नहीं आता तो हमने रोना धोना है या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं। आज हर अखबार में रोज़ाना कम से कम 5 खबरें सुसाइड की ज़रूर होती हैं ड्यू टू डिप्रेशन। पहले बचपन में हमने कभी नहीं सुना था कि किसी छोटे बच्चे को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता हो। आज 12, 15, 16, 18 साल के बच्चों को नफ्सियाती मरीज़ का धब्बा लग जाता है। क्यों? इसलिए कि उनको खुद नहीं समझ, उनके वालिदैन को नहीं समझ कि कहाँ कमी हो रही है। ज़रा सी विटामिन्स की कमी, विटामिन B6, B12 की कमी से इंसान ऑटिज़म का शिकार हो जाता है।
डाइट की कमी से इंसान ऑटिज्म का शिकार हो जाता है, रिएक्शन का गलत हो जाने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और डिप्रेशन की एक्सट्रीम जो है फिर डेथ है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, और ये भी हम बताएंगे। जेनेटिक्स, अब आप देखें ना, ये जेनेटिक चेन है, आप सब के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो चेन्स हैं, उनमें कहीं भी कोई एक गलत चेन आ गई है तो वो एक्सिक्यूट होगी उसी भूखे शेर की तरह। और लाइफस्टाइल के बाद तो एजिंग प्रोसेस तो है ही है, और हर एज के प्रोसेस को कुदरत ने डाइट से, लाइफस्टाइल से, हैबिट से, एनवायरनमेंट से रिलेट किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 40 साल के होके 20 साल के दिखते हैं, और कुछ 20 साल के होके 60 साल के दिखते हैं। देखा होगा आपने, मैं तो रोज़ देखती हूँ कि जो हार्मोनिकली आजकल लोगों का हाल है, they are aging very fast, and Dr. Shankar would agree with me कि जिस स्पीड से एजिंग प्रोसेस हमारे लोगों में आ रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो हार्मोनल चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ हम गलत हैं। और जहाँ तक हमारे अंदाजे हैं, हमारी डाइट और हमारा एनवायरनमेंट और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार है। एनवायरनमेंट के बारे में तो मैं 15-20 दिन यहीं खड़ी रहूँ तो भी कम है, आपको सबको पता है ये क्या है। और इस एनवायरनमेंट की वजह से ही जो टॉक्सिन्स की बात करते हैं, इंटरनल टॉक्सिन्स और एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, अंदरूनी मूजी चीज़ें और बाहर से आने वाली मूजी चीज़ें, अंदर से भी लड़ना पड़ रहा है, बाहर से भी लड़ना पड़ रहा है। और ये वो तमाम चीज़ें जो हमने खुद क्रिएट की हैं। आज हम इतना ऊंचा बोलते हैं कि हमें खुद पता नहीं है कि हम कितना नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम इतना गलत बोलते हैं कि हमें खुद पता नहीं कि हमने 10 लोगों को कितना परेशान कर दिया। इसी तरह आज अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन घर के सामने कचरा डाल देते हैं। शायद वो शहर हमारा नहीं है, शायद वो मुल्क हमारा नहीं है, और ये सब चीज़ें उस पोल्यूशन की वजह से, जो एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बॉडी चीखती है, वो सारी बीमारियां जो एलर्जी से लेके कैंसर तक हमारी बॉडी में प्रमोट कर सकती हैं। ऑक्यूपेशन, नौकरी की है तो फिर नखरा की है, सही है ना? नौकरी पे तो जाना है, चाहे खाना मिले ना मिले, खाना लेने के लिए नौकरी पे जाना है। उसके लिए हम सुबह चाहे भूखे पेट चले जाएं, उसके लिए हमें परवाह नहीं है। लेकिन उन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को हम क्या करेंगे जहां हम काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए जानलेवा हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाला मुस्तकिल एक्सरे का शिकार है। केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला मुस्तकिल केमिकल्स अपनी सांस में और अपनी स्किन में ले रहा है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी डिफेंस है कि जिससे हम काम करते हुए भी हम काम भी नहीं छोड़ सकते? अब डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आपको डस्ट एलर्जी, आप यूएई छोड़ दें, छोड़ेंगे आप? नहीं, क्योंकि आपके पीछे जिम्मेदारियां हैं। आप कोशिश करके एंटी एलर्जिक ले लोगे, लेकिन जगह नहीं छोड़ोगे। तो एंटी एलर्जिक अगर लेना है तो फिर क्या लेना है, ये भी बताती हूँ। तो साइड इफ़ेक्ट्स, अब जब सब चीज़ों की बात आती है तो फिर एक पुरसुकून नींद की बात आती है। अगर नींद ठीक नहीं है तो पूरी बॉडी चीखेगी, कभी ना कभी आप मुस्तकिल बीमार हो जाएंगे। नींद आना और नींद का इनकम्प्लीट होना दोनों बीमारियां हैं, और इनएडिक्वेट स्लीप होना ये भी बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आप अगर समझ रहे हैं कि जी बहुत सूरमा है कि मैं तो 8 घंटे सो गया, 10 घंटे सो गया, ये भी गलत है, ये भी बीमारी की निशानी है। कम सोना भी गलत है, ज़्यादा सोना भी गलत है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे जो रीजंस हैं मेडिकल, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जड़ जो जा रही है वो हमारी लाइफस्टाइल पे जा रही है, और कुछ ना कुछ हमारी एडिक्शंस के ऊपर। लोग सो ही नहीं सकते दवाएं खा के बगैर। हर चीज़ मौजूद है लेकिन सुकून नहीं है, एडिक्शंस का सहारा लेना पड़ता है। और ये वो तमाम हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी को मुतासिर करते हैं। अब खाल, जैसे कि हमारी सेकंड बेस्ट ऑर्गन है, डिफेंस के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारी सिस्टम्स की अपनी डिफेंस है। और सिस्टम के डिफेंस के लिए उसको जो कवर अल्लाह ने दिया, उसको स्किन का नाम दिया। तमाम सिस्टम्स जो भी हमारे लाइफस्टाइल हैं वो हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, जो भी हमारे लाइफस्टाइल है वो हमारे सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, जैसे बार बार मैं बात करती हूँ कि इनएक्टिविटी, अगर इनएक्टिविटी है तो फिर ससेप्टेबिलिटी है हार्ट डिजीज़ की, इनएक्टिविटी है तो मसल्स की वीकनेस की बात है, अगर इनएक्टिविटी है तो फिर हमें सांस की नालियों में तकलीफ है, अगर इनएक्टिविटी है तो खाना हजम नहीं होगा, और जब खाना हजम नहीं होगा और खाना गलत भी होगा तो डिफेंस कहाँ से आएगी? जब हमारे पास पुलिस का नाकारा है, करप्ट हो जाए पुलिस, तो वहाँ का लॉ चलता है? नहीं चलता ना। अगर मेरे पास कानून है, किताब के अंदर है और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ,
तो फ़ायदा नहीं है ऐसे कानून का। अगर मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन मेरी दवा, मेरी ग़िज़ा मेरे सिस्टम में नहीं जा रही है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं। उसकी तरफ अगर काम सही करना है तो एक्सरसाइज, वक्त पे खाना, सही मिलाप, कितना खाना है कार्बोहाइड्रेट, कितना खाना है हमें विटामिन्स, कितनी हमें प्रोटीन्स और कितना, ये हम सबको नहीं पता होता। लेकिन हमें वो तो याद है हदीस कि 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि वो मैदा कुछ काम कर सके। सिर्फ इसी फॉर्मूले पर भी अगर अमल कर लें तो आपका मैदा पुरसुकून रहता है। आसाबी निज़ाम, जितने भी हमारे केबल्स हैं, अगर इसको हमने लाइफस्टाइल से हम देखें तो जो जैसा मैंने भी आपसे कहा कि सोशल मीडिया कंटिन्यूअस स्ट्रेस हमारे आसाब पे, और जब ये आसाब ही काम नहीं करते तो क्या मैदा, क्या दिमाग, क्या आँखें, क्या कान, क्या स्किन, सब ही टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कि प्रिवेंशन करना है इन तमाम चीज़ों के लिए। और प्रिवेंशन कैसे करना है? 5-6 तरीक़ों से। लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट चेंज करना है, आदतों को बदलना है, नींद को सही करना है, एक्सरसाइज करना है और DXN को लाना है। अगर डिसेंट, एक्सीलेंट, लॉन्ग लाइफ, प्रेजेंटेबल लाइफ रखनी है तो प्रोडक्ट्स को आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, मिसाल बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। आपको जब वो कोई दवा खाता हुआ ना देखे, 80 साल की उम्र में चश्मा लगाता हुआ ना देखे, डेंटिस्ट के पास जाता हुआ ना देखे, ECG निकालता हुआ ना देखे, तब मानेंगे कि हाँ ये DXN का ये कुछ ना कुछ काम उसके ऊपर हो रहा है, राइट? तो बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और ये मार्केट के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, सर मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे 5-6 बड़े बड़े पिलर्स हैं उनको जल्दी बताऊँगी। रिवीजन है आप लोगों का, टेस्ट लेना चाहती थी लेकिन माफ़ करती हूँ, आज जल्दी बात करनी क्योंकि मुझे पहले खड़ा कर दिया और मेरे उस्ताद जी सब मौजूद हैं यहाँ। तो सुपर फूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुपर फूड क्या है भाई? गैनोडर्मा ल्यूसिडम, आपको पता है, ज़्यादा नए लोगों को सिर्फ बता दूं कि हज़ारों साल पुरानी खुम्बी को कुदरत ने आपको वैक्सीन के बना के दिया। एक ऐसी चीज़ बना के दी जिसने न सिर्फ सूजन ख़त्म की, कैंसर के ख़िलाफ़ काम किया, दिल के लिए टॉनिक हो गया। अब वो बातें याद रखिए जो मैंने पहले बताई हैं आपको कि लाइफस्टाइल से क्या क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों का हल आपके पास एक प्रोडक्ट में बहुत सारा मिल जाएगा। तमाम वो प्रॉब्लम्स जो पिछले स्लाइड्स में मैंने बताए वो सब के सब एड्रेस होते हैं इन एक्टिविटीज़ में जो गैनोडर्मा के अंदर मौजूद है, जो कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। अभी और प्रोडक्ट्स हैं जो और भी इसको खूबसूरती से डिस्प्ले कर सकते हैं। 1977 के बाद तो फिर कैंसर की स्टडीज़ में जो तब्दीली आई, जो गैनोडर्मा ने जो चेंज लेके आया, वो ये कि कैंसर को बढ़ने से रोकना, कैंसर की दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को रोकना और कैंसर को ख़ात्मा करना, ये तीनों अलग अलग काम थे जो गैनोडर्मा ने किए। और उसके साथ साथ एंटी एलर्जिक होना। मैंने आपसे कहा आप जॉब चेंज नहीं करना है डस्ट एलर्जी से, आपको गैनोडर्मा खाना है। आपको अगर कोई पोल्यूशन में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको पोल्यूशन से डरना नहीं है, आपको मोरेंजी और कॉर्डिसेप्स और ऋषि के सहारे से आप उस पोल्यूशन से लड़ सकते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम को अगर आप एनहांस कर दोगे तो आप किसी भी बीमारी से लड़ जाओगे और किसी भी एजिंग इफेक्ट से लड़ जाओगे। ये आपके लिए दावा नहीं है, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत। फिर वो इसको कहते हैं ना, रूहानियत की इब्तिदा है। देखिए जिस्म, अकेला जिस्म, अगर उसके अंदर हिस्स नहीं है ना, पैरालाइज्ड इंसान भी पड़ा हुआ है वेंटिलेटर पे, जिंदा है, लेकिन अगर वो बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, हंस नहीं सकता, उसके अंदर रूह वो नहीं है जो एक इंसान को अपने माहौल में रिएक्ट करना सिखाती है, वो इंसान नॉर्मल है ना। अब अगर एक 70 साल का आदमी 5 साल के बच्चे की तरह काम करेगा तो आप बोलोगे कि अब नॉर्मल है ना, ये अल्जाइमर्स हो गया। लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी हंसता बोलता अपनी एज के हिसाब से, अपनी एज से बेहतर तौर पे करता है, तो वहाँ वो क्रेडिट जाता है उसको, वहाँ क्रेडिट जाता है उसके लाइफस्टाइल का और उसकी ग़िज़ा का और उसके एक्सरसाइज का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको गैनोडर्मा में मिल जाती हैं। ऑर्गन फंक्शंस के लिए भी, नफ्सियाती रूहानी दवा को ख़त्म करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन के टॉनिक के लिए, किडनी टॉनिक के लिए, क्या चाहिए आपको और
बाय वन गेट 412 फ्री। आज हम बाय वन गेट वन फ्री में भागते हैं, तो बाय वन 412 फ्री आपको मिल रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स जो आपके सेल्स के ज़र्रे ज़र्रे की जिम्मेदारी लेते हैं और इस खूबसूरती से लेते हैं कि आपकी शख्सियत 6 महीने में बदल जाती है। 6 महीने में आपकी शख्सियत बदल जाती है, एहसास की बुनियाद पर, सेहत की बुनियाद पर और ड्रग डिपेंडेंसी की बुनियाद पर। यानी जो लोग ड्रग पे डिपेंडेंट थे उनकी डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है इन चीज़ों के इस्तेमाल से। डॉक्टर खुद ही आपकी दवाएं बंद कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका तरीका क्या था? लोगों ने कहा भाई डीएक्सन क्लिनिक तो नहीं है ना। हर रोज़ मुझे जब फ़ोन आता है कि फ़लाँ बीमारी में क्या दिया जाए, तो फिर मुझे डॉक्टर लिम का ये जुमला याद आता है कि भाई अल्लाह के वास्ते बॉडी को काम करने दो, बॉडी इज़ योर बेस्ट डॉक्टर। गैनोडर्मा उस डॉक्टर को खड़ा कर रहा है जो बॉडी के अंदर है। आपको बाहर वाले डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी को डिजीज़ेस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए गैनोडर्मा आपको तैयार करता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। आइए फिर, जो चीज़ जिस सबस्ट्रेट पे हमें काम करना है, जिस बॉडी पे गैनोडर्मा ने काम करना है, वो किस सीमेंट की बनी हुई है? उस गारे और मिट्टी को प्रोटीन्स कहते हैं। और उस प्रोटीन की जो बेहतरीन शक्ल अल्लाह ने दी उसको स्पायरुलिना कहते हैं। और स्पायरुलिना की बेहतरीन शक्ल आपको चाहिए तो डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन स्पायरुलिना मिलती है। इसके अंदर वाइटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन का हीम और ग्लोबिन दोनों इसके अंदर शामिल है। वाइटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड जो माँ के दूध से मुमासलत रखते हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। दुनिया में माँ के दूध का बदल कोई नहीं, लेकिन माँ के दूध के बराबर ला के अल्लाह ने अगर खड़ा किया तो स्पायरुलिना को खड़ा किया। इसीलिए 1 दिन के बच्चे को भी आप स्पायरुलिना दे सकते हैं। क्या क्या है ये मैं इसमें नहीं जाऊँगी, आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम प्रोटीन्स हैं, थोड़ा सा फैट है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और बाकी वाइटामिन हैं। और एनर्जी के साथ साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल एक्टिविटी, एंटी एजिंग, सारी चीज़ों में सबसे प्यारी बात एंटी वायरल। आज आप वायरसेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और स्पायरुलिना में एंटी वायरल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जैसे के लिए आर्टिकल्स मौजूद हैं। आप चाहें तो पबमेड में इसको जाके देख सकते हैं, वो आर्टिकल्स मेरे पास भी हैं। लेकिन स्टैंडर्ड 2008 कीनिया में ये आर्टिकल जो मैंने खुद वहाँ अखबारात में और आर्टिकल्स भी देखे, HIV के लिए बेस्ट कंट्रोल उन्होंने स्पायरुलिना को कहा। दिस इज़ नॉट मी, नॉट डीएक्सन, इट इज़ अ जनरल कंसेंसस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता हों और जब WHO, USFDA उसको अप्रूव करे और कंपैरिजन 1000 kg का एक kg से हो तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। इसके लिए तो कोई मतलब पागल ही होगा जिसको समझ में नहीं आएगी ये बात। तो इसको जहन में रखिए और इस स्लाइड को कभी ना भूलिए, इसको चिपका लीजिए, दिमाग में चिपका लीजिए इस स्लाइड को। जिस दिन ये दिमाग में आपके चिपक गई, आप 5 लोगों से बात करेंगे, 4 लोग ज़रूर स्पायरुलिना लेंगे अगर आपको ये प्रोडक्ट का पता हो। अब आइए हमारी एक और सहेली नूनी, ये सहेली भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका काम जो था हमारे उस मैदे के लिए जो कि ग़िज़ा की मुसीबत कर हमारे लिए बन जाता है, मैदा। कहते हैं कि मैदा ही बीमारियों का जड़ है और मैदे को सही करने के लिए एंजाइम्स चाहिए और एंजाइम्स को सही करने के लिए ऐसा फ्रूट अल्लाह ने दे दिया जिसके अभी भी तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं और जिसकी 19 यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रही है, जिसके ऊपर 5 किताबें प्रोफेसर नील सॉलमन लिख चुके। कितना सबूत मांगेंगे, कितना सबूत मांगेंगे। और ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी इसकी जिसको कैंसर, दर्द, इम्यूनिटी, दिल की बीमारियां, ब्रेन टॉनिक और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। मोरंजी तो मैं समझती हूँ कि हर घर के फ्रिज की जीनत होनी चाहिए। जिस तरह आप पानी रखते हो इस तरह आपको रोज़ेल और मोरंजी अपने फ्रिज में रखना चाहिए। क्यों? जो कुछ खाना हम खा रहे हैं वो है ही गलत और हमें पता है हम नहीं छोड़ सकते अपना जंक फूड। मोरंजी को अगर आपने डिटॉक्स कर लिया तो कम से कम आप थोड़ी सी अपने लिए मेहरबानी कर सकते हैं। तो सुपर फूड के तौर पे आ जाता है डाइजेस्टिव। और अच्छा मज़े की बात ये कि सिर्फ आंतों के ऊपर इसका काम नहीं है, असाब से लेके और जॉइंट्स तक, स्किन से लेके और लंग्स तक, किडनी से लेके हार्ट तक, हर सेल के ऊपर इसकी वही खूबसूरत हरकतें हैं कि जो आपको बैक टू नॉर्मल कर सकती हैं, बैक टू यंग एज कर सकती हैं। और इसके लिए क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी किसी का जा ही नहीं रहा,
आप ऐड कर दें अपनी ज़िंदगी में मोरेंजी को। कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी और ऋषि और स्पाइरुलिना की कॉम्बिनेशन से कोई वायरस उस जगह टिक नहीं सकता, कोई बैक्टीरिया उस जगह टिक नहीं सकता, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी तरह डील करते हैं। एक और हमारा दोस्त कॉर्डिसेप्स, जिसको हम एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं। अब देखिए, याद रखिए कि ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो उन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने डिस्कस किए हैं, जो पहले मैंने आपको घेरे में बता दिए कि ये ख़तरे हैं भाई, यहाँ आप अवॉइड कर सकते हो, यहाँ नहीं अवॉइड कर सकते। जहाँ आप अवॉइड कर सकते हो और वो भी, जहाँ आप नहीं अवॉइड कर सकते हो वो भी, वहाँ पर ये तमाम प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पे कॉर्डिसेप्स, आपकी जीन म्यूटेशन पे काम करता है, जहाँ पे जेनेटिक कंट्रोल आपका ख़त्म हो जाता है। यानी न्यूक्लियस में जो आपकी जीन्स आ रही हैं उनको काम करने से रोक सकता है कॉर्डिसेप्स, क्योंकि ये डीएनए रिपेयर करता है। दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट विच वर्क्स ऑन द न्यूक्लियस। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपने प्रोडक्ट्स को समझिए, उसकी इज़्ज़त कीजिए और फिर अपने आप से भी प्यार कीजिए। आप अपने आप से प्यार करेंगे तो फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और कॉर्डिसेप्स की भी वो तमाम 5 बातें जो मैं हर एक से कहती हूँ कि डीएक्सन ने इस प्लेटफॉर्म में, डॉक्टर लिम ने जिन 5 कॉमन फैक्टर्स की वजह से इन सबको एक छतरी में रखा, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी कैंसरस और पावर इंजन्स, ये तमाम वो चीज़ें थी कि जो इन सब में कॉमन है। आपको कोई साइंटिफिक डेटा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये पॉइंट पता हो, आप किसी से भी भिड़ सकते हैं, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं कि आइए और इसका चैलेंजिंग डेटा देख लीजिए। इम्प्रूवमेंट, अच्छा सबसे बड़ी बात, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ना हमारे, दिल, दिमाग, गुर्दे और जिगर और स्किन, ये अगर जब डैमेज होना शुरू होते हैं तो कभी कभी इरिवर्सिबल हो जाते हैं, वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। ख़ास तौर पर किडनी, और अगर किडनी डैमेज हो जाए और डायलिसिस पे पेशेंट चला जाए तो कितनी मुश्किल होती है, कोई भी ग़िज़ा, कोई भी दवा उसको नहीं दी जा सकती। लेकिन आपके पास अगर कॉर्डिसेप्स है और आपके पास अगर ऋषि है तो आप किडनी डैमेजेस को भी रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं, प्रोवाइडेड आपने उनको जल्दी शुरू कर दिया हो, प्रोवाइडेड आपने उस एक्सट्रीम होने से पहले, डैमेज से पहले उसको पकड़ लिया हो। तो सर्कुलेटरी फेलियर्स हो, आसाबी निज़ाम हो, इम्पोटेंसी हो, इनफर्टिलिटी हो, इरिटेबल बाउल हो, कैंसर्स हो, एलर्जी हो, एक्जिमा हो, एल्जाइमर्स हो, वजह कोई भी बन जाए बीमारी की, वजह को जड़ से सेल्स की खराबी ही लेके जाती है। और अगर सेल्स को कोई चीज़ कंट्रोल कर सकती है तो आपकी बेहतरीन नेचुरल ग़िज़ा है वो, और आपके सामने है, इसके लिए कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो सुपर फूड आखिरी हमारा लाइन्स मेन वो एक ऐसा मशरूम है जो कि शेर के सर के जैसा उसके बाल, और इसके अंदर चूँकि नर्व ग्रोथ फैक्टर है, दुनिया में कोई एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो नर्व को रिपेयर कर सके। नर्व ग्रोथ फैक्टर, आसाबी निज़ाम, जब पेट का आसाबी निज़ाम ख़राब हो तो तमाम निज़ाम ख़राब हो जाते हैं। तो लाइन्स में वहाँ भी काम करता है, इन्फेक्शंस में, टॉक्सिन्स में, ब्लड शुगर को भी रिड्यूस करता है और सूजन वर्म को भी रिड्यूस करता है। इसके लिए ये तमाम कायनात आपके सामने है। कहने का मतलब ये है, खुदनुमाई नहीं शेबाए अरबाबे वफा, जिनको जलना हो चुपचाप ही जल जाते हैं, लेकिन जिनको संभलना हो वो एक बात से संभल जाते हैं। तो बात करना मेरा काम है, संभलना आपका काम है, समझाना आपका काम है, आगे चलना आपका काम है, और दुनिया को खूबसूरत बनाना हम सबका काम है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अपनी बीमारियों से बचाए जो हमारी किस्मत में हमने खुद लिख दी हैं, हमारी जेनेटिक्स ने लिख दी हैं या हमारी गलत आदतों ने लिख दी हैं, अल्लाह हमें उससे दूर करे और आने वाली नस्लों को उससे महफूज करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।